हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो हम एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके करने वाले हैं और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सब डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और देखा जाए अगर इस फंड को कैटेगरी अगर आप देखें रिटर्न 11.9 ईयर से, मतलब इस पर्टिकुलर फंड को 11.9 ईयर्स हो चुका है लॉन्च होते होते। तो आपको अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में तो 17.31% तक का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में तो 16.72% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपनी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे कितना भी रिटर्न दे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है भले ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसलिए मैं उस हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, नीचे अभी हम यहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में भी पता करेंगे कि कैटेगरी से कैसा है। अगर यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम ले रखे आपको रिटर्न इतना दे रहा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये जो नेगेटिव मैंने थोड़ा फीडबैक दिया वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हम वो नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने 10 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट किया हर महीने। तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, मतलब 1.2 लाख रुपीज। और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2.68 लाख रुपीज में 10 साल के बाद। तो आपका जो पैसा है यहाँ पे डबल डबल से भी ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं अगर 1,20,000 रुपीज का डबल करें तो 2,40,000 रुपीज होता है, और यहाँ पे आपको मिला 2.68 लाख रुपीज। मतलब बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल गया, डबल से भी ज्यादा। और यहाँ पे आपका रिस्क डेफिनेटली कम रहता है क्योंकि फ्लेक्सी कैप में ज्यादातर लार्ज कैप एलोकेशन रहता है तो रिस्क कम रहता है। ये आपको नीचे भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट करें करके आपने गोल्ड में किया होता तो आपका 10 साल में अगर अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज, मतलब 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.14 लाख रुपीज। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर फंड से गोल्ड ने रिटर्न कम दिया है, मतलब करीब करीब आप देख पा रहे हैं कि पैसा डबल से भी कम है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप देखिए तो डबल से भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होता है 1,20,000 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1.74 लाख रुपीज 10 साल बाद। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत, क्यों इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एफडी मतलब एफडी का जो रिटर्न है और आपका ये पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न है वो जमीन आसमान का फर्क है, आपको दिख रहा होगा। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज रिटर्न आप मान सकते हैं, इसको रिस्क वर्सेस कैटेगरी भी अबव एवरेज मान सकते हो। अभी अब यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रिस्क एंड रिटर्न में। तो देखिए यहाँ पे जो बीटा है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बीटा इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो है वो 0.93 है और ये पर्टिकुलर फंड का जो है 1.02 है। तो बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपको बताता है वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर फंड कितना वोलेटाइल है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा और यहाँ भी बता रहा हूँ 1 से नीचे होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी देखिए 0.93 है और इस पर्टिकुलर फंड का 1.02 है। मतलब इसने अपने कैटेगरी से ज्यादा रिस्क भी ले रखा है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको कम दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक मैंने ऊपर दिया था रिटर्न के मामले में कि थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मेरा फुल नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 1 के ऊपर आपका बीटा है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी, और रिटर्न भी अगर आप देखें तो 16.72 है और अपने कैटेगरी से कम है। तो देखा जाए रिस्क भी कैटेगरी से ज्यादा ले रहा है और रिटर्न भी आपको कैटेगरी से कम दे रहा है। तो ये एकदम नेगेटिव फीडबैक है अभी तक मैं बोलूं तो। लेकिन आगे और हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में देखिए इस पर्टिकुलर फंड का 15.13 है और कैटेगरी देखे तो 14.24 है। तो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि आपका एवरेज रिटर्न से कितना प्लस, आपका एवरेज रिटर्न से कितना माइनस जा सकता है। इसके पर्टिकुलर रेंज आपको पता चलता है, एक पर्टिकुलर साल का रिटर्न आपको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड का 20% तक का एवरेज रिटर्न है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इसका 15.13 है तो 20 प्लस 15.13 कर दीजिए तो आपका 35.13% तक का रिटर्न, और 20 से माइनस 15.13 कर दीजिए मतलब आपको 4% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसी के रेंज के बीच में ही आपको रिटर्न मिलता है हर साल। तो ये जो है आपको सर्टिफिकेशन से पता है, ये जितना कम हो उतना अच्छा खासा इसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी का कम है लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और रिटर्न भी आपको कम में देखने को मिल रहा है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो अभी तक का तो फुल नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसका सेक्टरल एलोकेशन क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है। तो इससे आपको उससे भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अभी ये मत सोचिए कि फुल नेगेटिव फीडबैक है, फुल बेकार है और आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा।
पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जानिएगा कि इस पर्टिकुलर फंड में दम है या नहीं है। अभी हम मार्केट कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपीज से आप एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम इसका अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इससे पता चलता है। अगर एम साइज कम हो तो उसमें क्या होता है कि लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, कभी तो भी इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी भी इसका एम साइज कम है। अगर एम साइज ज्यादा है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक मॉडरेट एम साइज होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो यहाँ पे 5078 करोड़ रुपीज है। तो देखिए मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखी है, अगर मान लीजिए आपका 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में अगर आपका एम साइज है, उसको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड माना जाता है एम के मामले में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और आप यहाँ पे एम साइज उसके हिसाब से कम है। तो लोगों का भरोसा इस पर्टिकुलर फंड में इतना ज्यादा नहीं आ पाया है, ये बहुत पुराना फंड है। तब भी इसका जो एम साइज है वो सिर्फ 5,078 करोड़ रुपीज है। तो क्यों भरोसा नहीं आ पा रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर जो है आपका जो रिस्क है वो ज्यादा है और रिटर्न भी कैटेगरी से कम है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एम साइज इसका कम है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला आपकी कौन है, फंड मैनेजर। तो आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा के अपना स्ट्रेटेजी लगा के वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एज एन मैनेजमेंट फीस उन्हें पैसा देना पड़ता है, मतलब आप वो दिमाग लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट फीस अगर देखा जाए तो आपको अपने प्रॉफिट का 1.16% तक का एक्सपेंस रेशियो मतलब आपको उसका हिस्सा देना पड़ेगा एज ए मैनेजमेंट फीस। तो यहाँ पे अगर एज ए मैनेजमेंट फीस आप पे कर रहे हैं तो 1% से नीचे हो उसको अच्छा खासा फंड माना जाता है, 1% के ऊपर उसको आप इग्नोर मारिए। तो यहाँ पे 1% से ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी नेगेटिव फीडबैक है। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो मैंने जो सेट कर रखा है वो 0.7% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि 0.8 या 0.9 या 0.1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा। तो अभी तक का तो मुझे ज्यादातर ही नेगेटिव फीडबैक देखने को मिला है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि इसमें मार्केट कैपिटल क्या है, क्या चीज इसमें, क्या और क्या क्या चीजें हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए अपने एक साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया तो आपको 20% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मारा तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो वो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं वो है मार्केट कैपिटल। जी हाँ, देखिए मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन 20.9% तक का है, स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन 24.25% तक का है, लार्ज कैप में इनका एलोकेशन 53.81% तक का है, और डेप्ट अदर्स मतलब कैश और डेप्ट में 1% तक का एलोकेशन है। तो देखिए आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि इस पर्टिकुलर फंड में क्यों ज्यादा रिस्क है। देखिए यहाँ पे मिड कैप में 20.9 और स्मॉल कैप में 24.25, मतलब 25 आप मान लीजिए, करीब करीब 25 प्लस 20 मतलब 45% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। तो रिस्क इसीलिए इसमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर फंड में, और रिटर्न भी थोड़ा कम देखने को मिला है, ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा है। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी हो जाता है और एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है। नीचे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो देखिए मार्केट कैपिटल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि अब लार्ज कैप देखिए फ्लेक्सी कैप है तो उसमें आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और रिटर्न भी कम दिलवा रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे हजम नहीं हुई बात। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 24.75% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 16.46% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 13.13% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.99% तक का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 9.34% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.24% तक का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 5.81% तक का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 5.48% तक का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.75% तक का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 2.07% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए एलोकेशन के मामले में तो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है। आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, टेक्नोलॉजी और बेसिक मटेरियल्स, अगर ये जो 5 सेक्टर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में आप पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने अच्छा खासा सेक्टरल एलोकेशन कर रखा है। तो फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर 3 फंड मैनेजर है। एक है वेणुगोपाल मनहार मंगत, इनका एक्सपीरियंस है 11.95 ईयर्स।
और सेकंड जो है आपका सोनल गुप्ता, इनका एक्सपीरियंस है 3.29 ईयर्स और थर्ड है आपका अभिषेक गुप्ता 0.67 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। तो देखा जाए एक फंड मैनेजर जो वो ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं पास्ट में इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, कैसा रिटर्न दिलवा रखा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है वो आपका वेणुगोपाल मनंगत, इनका एक्सपीरियंस है 11.95 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स के आसपास है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, इनके पास रिटर्न आप ट्रैक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि इन्होंने इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो ये ये फंड मैनेजर के मामले में इनको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि इन्होंने एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को हायर कर रखा है और आपका जो पैसा है ये एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के पास जा रहा है। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन में बताऊं, मुझे इतना अच्छा खासा फंड नहीं लगा है। इसे पॉजिटिव फीडबैक एक ये है कि फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका थोड़ा जो पैसा है थोड़ा सेफ हाथ में जा रहा है। लेकिन ये इसका मायने नहीं है कि मतलब सेफ हाथों में जा रहा है, मतलब इनकी स्ट्रेटेजी क्या है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं, ये आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो बंदे हैं इन्होंने पास में कैसा रिटर्न दिलवा रखा है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए सेक्टरल एलोकेशन के मामले में कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा खासा एलोकेशन है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ऊपर क्या आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक तो रिटर्न कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है और दूसरी चीज रिस्क भी ज्यादा ले रखा है। रिस्क भी आपको वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एक के ऊपर है, ऊपर से एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, तभी यहाँ पे ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं, तभी एन साइज भी कम है। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो मुझे बाकी कैपिटल के मामले में भी देखिए ज्यादा रिस्क ले रखा है, तो मुझे एक अच्छा खासा फंड नहीं लगा है। आप कोई दूसरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, आप क्वांट का फ्लेक्सी कैटेगरी देख सकते हैं, आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। ये मुझे इतना खास म्यूचुअल फंड नहीं लगा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, ओवरऑल बताओ। लेकिन अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसमें रोकूंगा नहीं। लेकिन आपका टाइम फ्रेम 7 साल मिनिमम होना चाहिए, 6 से 7 साल, तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रखा है, तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। तो आप उसके हिसाब से खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप पे कोई दूसरा म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा फंड नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं शेड्यूल आता रहता हूँ। थैंक यू।